नमस्कार। मैं अविनाश काकड़े फिर से आपके सामने एक बार आया हूँ और मैं आज बात करूँगा इस देश की सभ्यता और संस्कृति में क्या फ़र्क है, कैसा फ़र्क है और किस तरीके से फ़र्क होता है। धीरे धीरे वो फ़र्क कैसे आता है, सभ्यता पर संस्कृति कैसे हावी होती है और किस तरीके से संस्कृति को ही सभ्यता बोला जाता है, ये आज हम चर्चा करेंगे। एक छोटी सी कथा बताना चाहता हूँ। आपने सबने कुंभ मेला का नाम सुना होगा, है ना? तो कुंभ मेला ये शैव सभ्यता का प्रतीक था, सिंधु सभ्यता का प्रतीक था। अब ये सिंधु सभ्यता का प्रतीक था और उसको जैसे ही वैदिक संस्कृति ने उसके ऊपर आक्रमण किया, उसको उसका अपहरण कर लिया उस सभ्यता का, तो कैसे परिवर्तन आती है, किस तरीके से होता है, उसको देखिए। शैव सभ्यता में हमको क्या बताते थे, कुंभ 12 साल में एक बार होता है, अलग अलग जगहों पर वो आयोजित होते, 3-4 जगहों पर। तो हर 3-4 साल में एक कुंभ आता है। हमको ये बताया जाता है, हमारे सारे बुजुर्गों को ये लगता था और ये उनको पूरा फीलिंग था कि हमारी जो कुंभ मेला लगता है वहाँ अमृत बरसता है। अब अमृत बरसता है का क्या मतलब है कि वहाँ संजीवनी देने वाली, जीवनदायिनी ऐसी कोई शक्ति आती है जो हमको मिलती है। अब ये जीवनदायिनी शक्ति क्या हो सकती थी, क्या होता था? तो वहां जो लोग आते थे, जो गिरी कंदराओं में तपस्या करने वाले साधु संत सन्यासी आते थे, वो लोग, उन्होंने 3 साल में जो कुछ वहां किया होगा या 12 साल में जो कुछ किया होगा, उसका वो लैब टू लैंड डिस्प्ले करने का ठिकाना होता था हमारे कुंभ मेले। अब वो क्या क्या करते थे, वो बीजों का संसाधन करते थे, वो दवाइयों का, आयुर्वेदिक दवाइयों का अनुसंधान करते थे, वो अलग अलग योग, अलग अलग विधि, व्यायाम की विधि, शरीर को स्वस्थ रखने वाली विधि, इसका वो वहाँ अध्ययन करते थे और उसके प्रयोग करते थे। अब वो प्रयोग जब करते थे तो उनको वो जनता के लिए देना था, जनता को वो प्रयोग समर्पित करना था। तो ऐसे जगह पर जाके वो मेला के रूप में होता था जहां सब लोग, किसान आते थे, श्रमकारी आते थे, वो जो उस एरिया के या उस समाज के लोग आते थे और उनको ये था कि यहाँ हमको अमृत मिलेगा, मगर मतलब हमारा जीवन अच्छा करने वाली, हमारा जीवन सुदृढ़ करने वाली, संपन्न करने वाली ऐसी कोई शक्ति हमें वहां प्राप्त होगी। और उनको हर वक्त अच्छे बीज मिलते थे, अच्छी खाद मिलती थी, अच्छी विधि मिलती थी, शरीर को स्वस्थ रखने वाली बातें मिलती थी। और बाकी क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, शहरों में क्या हो रहा है, किस तरीके से उसमें प्रोग्रेस हो रहा है और उसका हम हमारे जीवन में कैसा उपयोग कर सकते थे, उसका वहां प्रशिक्षण, शिक्षण मिलता था। अब जैसा ही इसका वैष्णव संस्कृति, आपने देखा होगा कि शैव संस्कृति में क्यों था, मैं क्यों बोल रहा हूं इतने दावे से, क्योंकि आज भी कुंभ मेले में सबसे पहले वहां नहाने का अधिकार नागा साधुओं को होता है। तो नागा साधु ये शैव संप्रदाय के, शैव परंपरा के प्रतिनिधि हैं। आज भी वो अखाड़े जो होते हैं, वो नंगे साधु जो आते हैं वहां, उनको पहला अधिकार होता है कि वहां नहाए। और बाकी के दूसरे जो लोग होते हैं वैष्णव संप्रदाय के, वो बाद में नहाते। इसके लिए कई बार झगड़े हो चुके हैं, कई बार उसमें विवाद हो चुका है, मगर नागा अपना अभी भी वो अधिकार छोड़ते नहीं और उनसे वो अधिकार कोई छीन नहीं सकता। तो इसलिए जो प्रथम अधिकार उनका था, क्योंकि वो मेला ही उनका था। अब उस मेले में जो उपयोगी चीजें होती थी, आज क्या होता है मेले में? तो आज उस मेले में ये दिखाया जाता है कि कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां किसके पास है, किसका सिंहासन कितना बड़ा है, किसका मंडप कितना बड़ा है, किसके पास कितने शिष्य है, किसकी जटाएं कितनी लंबी है, किसके नाखून कितने लंबे हैं, किसका लिंग कितना लंबा है। और जो जो चीजें बनावटी है, जो किसी के दूसरे के काम की नहीं है, वहां आने वाले लोगों के क्या काम की है। आज जो भी कुंभ में जाता है, नहाने के सिवाय उसको क्या मिलता है? जो कुछ मिलता है वो पोथी पुरानियों की कहानियां मिलती है, उसके सिवाय उसके जीवन उपयोग में हो सके ऐसी कोई बात मिलती है क्या? नहीं मिलती है। क्योंकि ये सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता जो थी, शैव सभ्यता तो थी,
उसका अपहरण किसी बनावटी दिखावटी ऐसे संस्कृति ने कर लिया है। अब ये बात हमारे समझ में आ गई है, क्योंकि क्या होता है कि जब उपयोग की नहीं लगती बात तो हम उस बात को गाली देने लग जाते हैं, हम उसका बाइकआउट करने लग जाती है। आज सारे जितने थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं जिसको ये समीक्षा करनी आती है, वो समीक्षा वाले लोग क्या बोलते हैं, क्या है वो कुंभ मेले में जाके भीड़ होती है, उनके लिए पानी क्यों छोड़ते हैं, वो नंगे साधु वहां नहाते हैं, उसको देखने के लिए क्यों जाना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज वही होता है जो आप बोलते हो, मगर इसकी जो मूल भावना थी, इसका जो मूल उद्देश्य था वो ये था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सभ्यता कौन कौन सी होती है। देखो, एक तो पहली थी हमारे हमारे नजदीक में, हमसे हमारे हमको छूने वाली जो सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता थी। मिस्र की भी एक सभ्यता थी, यूनान की भी एक सभ्यता थी, माया भी एक सभ्यता थी, अमेरिका के जो भूभाग है वहां माया सभ्यता थी। हमारे यहाँ की कृषि भी एक सभ्यता है, दान और परोपकार ये सभ्यता का हिस्सा है, क्योंकि सभ्यता आपके भावना पर भी काम करती है, सभ्यता आपके भौतिकता भी काम करती है, दोनों तरफ काम करती, मानसिकता और भौतिकता दोनों वस्तुओं पर काम करने वाली जो चीज है उसका नाम है सभ्यता। अब संस्कृति कौन सी होती है, तो हिंदू संस्कृति है, सनातनी संस्कृति है, ईसाई संस्कृति है, इस्लामिक संस्कृति है, संघी भी अपनी एक संस्कृति है जिसको वो खुद बोलते हैं कि हम ब्राह्मण संस्कृति के लोग हैं। ये अलग है क्या, बिल्कुल अलग है। देखो, हर एक के संस्कार जो होते हैं, हमारे बाकी लोगों के संस्कार वो संस्कार नहीं होते। हमारे कभी भी पूजा पाठ हमारे यहाँ होती तीन तरीके से, जो तथाकथित हिंदू धर्म के हम लोग हैं, हम तथाकथित लोग हैं क्योंकि हम हिंदू है, मगर उस सभ्यता के नहीं है जो सभ्यता वेदों का, पुराणों का, ग्रंथों का अधिकार रखती है बोलने का और उसमें तर्क करने का। अरे हमारे स्वामी विवेकानंद जी को भी हिंदू साहित्य पर, हिंदू संस्कृति पर बोलने का अधिकार नहीं दिया था उस वक्त के यहाँ के शंकराचार्य ने। विवेकानंद जी को अगर वहां वो लंका के महाथेरों ने अपना समय काट के नहीं दिया होता तो जो अभी बताते ना कि वो हिंदुत्व के पुरोधा है और युवकों के आदर्श स्थान है, वो उनको वहां भाषण करने के लिए हम अथेंटिकेट ही नहीं किए थे, भारत ने अथेंटिकेट नहीं किया था, फर्स्ट स्टेशन में आए थे विवेकानंद। इसलिए बाद में विवेकानंद जब अमेरिका से वापस आए तो उनके सारे ग्रंथ आप जगह पढ़ के देख लो। तो ये जो सभ्यता और संस्कृति का विवाद है, ये विवाद क्या है कि सभ्यता हमारी क्या थी, हमारी पहली जो रानी थी वो नैऋत्य थी, जिसने हमको कृषि की सभ्यता दी, जिसने हमें किसानी समझाई, जिसने किसानी का महत्व समझाया। हम क्यों उसको रानी मान रहे थे, बेवजह रानी नहीं मान रहे थे। हम ऐसे ऐसे लोग थे कि हमने देखा कि एक आदमी से दूसरा आदमी नहीं पैदा होता, मगर एक महिला, एक स्त्री से वो दूसरी स्त्री पैदा करती है। उस वक्त तो हमें चमत्कार लगा कि ये बहुत चमत्कार है, और जो भी चमत्कार करता था उसको नमन करना ये हमारी सभ्यता का एक हिस्सा था। तो हमने ये समझा कि इसने खेती भी दिया हमको, इसने हमारी औलादे भी दिया, और एक में से दूसरा पैदा करने की क्षमता मात्र इसमें है। इसलिए हमने, हमारे देश ने, हमारी सभ्यता ने महिलाओं को मातृसत्ताक पद्धति में हमारा जीवन यापन करने का हमने एक्सेप्ट कर लिया। उसके विपरीत क्या होता है कि जो संस्कृति होती है वो बहुत संकुचित है, पूरे यानी सभ्यता होती है जिस सभ्यता में हम ये कह सकते हैं कि गंगा जमुना दोआब को जो बीच में रहती है उसको तहजीब जो बोलते हैं, वो जरा पारसी उर्दू शब्द है, वो तहजीब बोलते। तो वो तहजीब या वो सभ्यता जो है गंगा जमुना के बीच में जो सभ्यता है, उसमें सारी जातियां, सारे धर्म, सारे भाषा, उस एरिया में रहने वाले सारे लोग उस सभ्यता के माने जाते। उसके विपरीत क्या होता है, संस्कृति में उस एरिया में रहने वाले हर जाति की अपनी संस्कृति है, हर जाति की अपनी भाषा है, हर जाति का अपना वर्तन है, हर जाति के अपने त्योहार मनाने का ढंग है, हर जाति का अपना तरीका है। तो ये जो अखंड होता है, जो समाज को अखंडित करता है, उसको हम सभ्यता बोलते हैं। और जो खंड खंड करता है, उसके रीति रिवाजों से, त्योहारों से, उनके पहरावे से, उनकी बोली भाषा से, उनके अनेक कारणों से जो डिवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं संस्कृति। और संस्कृति का, तेरी संस्कृति से मेरी संस्कृति
संस्कृति यानी हम घर में जब रहते हैं तो हमारा पड़ोसी अगर दूसरे धर्म का होगा, दूसरी भाषा का, दूसरी जाति का होगा, तो हम तुलना करना शुरू कर देते हैं। क्या तुलना करते हैं कि तेरी संस्कृति खराब है और मेरी संस्कृति अच्छी है, या तेरी संस्कृति अच्छी है मेरी संस्कृति खराब है। ये तुलना शुरू हो जाती है। तुलना से स्पर्धा होती है और स्पर्धा से विवाद होता है। सभ्यता कभी विवाद नहीं करती। सभ्यताओं में कोई विवाद नहीं होता, क्योंकि सभ्यताओं में मानसिक भी पूर्ति होती है और भौतिक भी पूर्ति होती है। अब आप देख लो कि हमारे जैसे कोई आदमी मर गया, मृत हो गया, तो मृत आदमी का सम्मान पूर्वक अंतिम क्रिया कर्म करना, ये हमारी सभ्यता थी। मगर क्योंकि वो अंतिम क्रिया कर्म करने के बाद समाप्त हो जाता है, मगर संस्कृति क्या बोलती है, किन्हीं लोगों के इसमें 1 दिन में ही सब समाप्त होता है, किन्हीं लोगों के इसमें 3 दिन में समाप्त होता है। ये हिंदू के बीच में ही बोल रहा हूं मैं। कोई लोग 10वें के दिन सब समाप्त कर देते हैं, किसी लोगों में तो 13वें के दिन समाप्त करते हैं, कोई 14वें के दिन समाप्त करते हैं, कोई हर महीने में करते रहते हैं, कोई हर साल करते रहते हैं। तो ये जो है, इससे अर्निंग होती है किसी को तो भी। तो हमारे जो सभ्यता है उसका धंधा नहीं हो सकता, उसका बिजनेस नहीं हो सकता, उससे अर्निंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो जीवन जीने की एक कला है, जीवन जीने की एक पद्धति है। और संस्कृति नाम से जो होता है, वो कोई ना कोई उसका धंधा कर रहा होता है, उसमें से कुछ अर्निंग कर रहा होता है, वो बता के, वो समझा के, कर्म कांडों के द्वारा किसी ना किसी की अर्निंग होती रहती है। तो सभ्यता ये अर्निंग नहीं, ये पोषण है, और संस्कृति ये शोषण है। ये दोनों का बीच में का जो फर्क है, उसको हमको ढंग से समझना पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं कि मातृसत्ताक और पितृसत्ताक पद्धति में आपने देखा होगा कि गंगेय, राधेय, कौंतेय, हमारे जो पुरखे थे, उनको माँ के नाम से पहचाना जाता था। आप देख लीजिए, एक और महाभारत की छोटी सी कथा आपको बोलता हूं कि कुंती को 5 पुत्र हुए, और कुंती के 5 पिताओं के नाम, क्योंकि वो मातृसत्ताक पद्धति में थी, इसलिए कुंती के 5 पुत्रों के पिताओं के नाम हमें ज्ञात है कि कौन किसका पुत्र था। अब वो छोड़ दो, सूर्यपुत्र, इंद्र, ये सारे के सारे हमारे यहाँ के समूह थे, जो कबीलों के समूह थे, उन कबीलों के वो नाम थे। देव, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ये सारे के सारे ये समूहों के नाम है। जैसे आपने देखा होगा अभी कॉन्वेंटों में और बड़ी वाली स्कूलों में अग्नि और वायु, जल और पृथ्वी, ऐसे समूह बनाए जाते, वो समूहों के नायक होते। तो उस वक्त भी ये समूह थे, उनके अपनी अपनी तरीके से जीने की एक राह थी, उस तरीके से ये होता था। अब आपने देखा होगा कि ये मातृसत्ताक पद्धति में जो लोग होते थे, वो माँ की जो वरिष्ठता है, श्रेष्ठता है, वो मानते थे। जो पितृसत्ताक पद्धति में होते थे, वो ने माँ की वरिष्ठता नहीं मानते थे। उनके इसमें माँ मात्र बच्चा पैदा करने की मशीन होती थी, या भूमि की संज्ञा दी गई है। मतलब भूमि में जो बीज डाल दे, वो बीज डालने वाले का है, भूमि का कोई मतलब नहीं है। तो महाभारत का जो मैं बताया था उदाहरण, गांधारी को हम कहते हैं कि एक पिंड हुआ था, और वो पिंड से 100 बच्चे पैदा हुए। इसमें विश्वास रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टिल्टिंग था, संस्कृतियों का टिल्टिंग हो रहा था, संस्कृतियों का बदल हो रहा था। तो उस बदल में कुंती के तो 5 पिताओं के, यानी उनके बेटों के 5 पिताओं के नाम हमको पता है, मगर धृतराष्ट्र की रानियां, कितनी रानियों से 100 पुत्र और 1 पुत्री हुई, इन रानियों के नाम हमारे इतिहास में और उसमें लिखे नहीं। ये काल्पनिक भी होगा, महाभारत और रामायण काल्पनिक भी होगा, मगर उस वक्त के समाज के अनुसार ही कोई रचना जाती है। उस वक्त की कोई रचना जो होता है, साहित्य जो निर्माण होता है, वो कहीं ना कहीं समाज की जो ये होती है, उस वक्त की रूढ़ी परंपरा जो होती है, उसको ही आगे बढ़ाने का काम ये करते हैं। अब सभ्यता में एक दातृत्व का बहुत बड़ा गुण है। सभ्यता ये हर वक्त दातृत्व करती है। मैं दूसरे के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं सबके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरा समाज में क्या योगदान है, मेरा देश के लिए क्या योगदान है, मेरे परिवार के लिए क्या योगदान है, ये सोचने वाली जो मानव प्रजाति होती है, ये समस्त मानव जातियों को एक साथ बांधने के लिए इसका काम होता है।
और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि संस्कृति ये ठगी का ही काम करती है। संस्कृति आपके ऊपर ऐसे भय निर्माण करेगी, भयादोहन करेगी, आपके ऊपर महोत्सव ला देगी। आपने देखा होगा संगीतों के महोत्सव होते, महोत्सव मतलब धंधा, नाट्य महोत्सव होते, सांस्कृतिक महोत्सव होते, खाद्य महोत्सव होते, पहरावों के ड्रेसिंग के महोत्सव होते। ये महोत्सव का मतलब क्या है? मार्केटिंग। ये महोत्सव के मतलब ही होता है मार्केटिंग। तो जिसको सामने रखकर अपना श्रेष्ठत्व बताकर उसमें से धनार्जन किया जा सकता है या धंधा किया जा सकता है, ऐसी कोई विधि को हम बोलते हैं संस्कृति। उसको हम सभ्यता नहीं बोल सकते। दूसरी बात, हम इसके आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जैसे एक बात है कि माँ में हमारे विशेषता कैसी आई? अपने में से दूसरा व्यक्ति पैदा करने की विशेषता ये नेचर ने उसको दी है। कैसे दी है? कि नेचर ने उसको आदमी से यानी पुरुष से ज्यादा पीरियड्स नाम का एक दिया है, जो हर माह नियमित वक्त पर उसको पीरियड आते हैं। जो मातृसत्ताक पद्धति है, उस मातृसत्ताक पद्धति में उस पीरियड का सम्मान पूर्वक घोषणा की जाती है। साउथ में कई जगह आपने देखा होगा कि ये पीरियड्स जब आते हैं बच्ची को, तो पूरा सम्मान पूर्वक घोषित किया जाता है कि हाँ, अब हमारी बच्ची, हमारे घर की जो महिला है, वो मातृत्व के लिए तैयार हो गई है। उसी वक्त आप देख लो कि मातृत्व का अपमान करने के लिए वो पीरियड जब आते हैं, तो वो छुपाने का काम हमारे संस्कृति में किया जाता है। वो उसको छुपाया जाता है, उसको ये अपमानित किया जाता है उस लड़की को कि ये बहुत गंदी बात हो रही है तेरे साथ। और दूसरे तरफ उसको प्रचारित करने के लिए सामने किया जाता है, वो मीटू वाले आंदोलन किए जाते हैं, मेरा शरीर मेरा है वाले आंदोलन किए जाते हैं। मतलब उसका शोषण तो कर लेने की हमको मुभा होती है संस्कृति में उसका, क्योंकि वो स्त्री स्वतंत्रता की संस्कृति है। अरे स्त्री स्वतंत्रता का मतलब क्या है? जिम्मेवारी सहित निर्णय लेने की क्षमता, मतलब स्वतंत्रता। वो स्त्री की रहे, पुरुष की रहे, किसी समूह की रहे। क्योंकि जिम्मेवारी नहीं लेते तो स्वतंत्रता उस श्रृंखलता में बदल जाती है, वो आपकी स्वतंत्रता नहीं होती। उसका हर एक को, आपको भी तकलीफ हो सकती है और दूसरे को भी तकलीफ हो सकती है। तो स्वतंत्रता का मतलब जैसा जिम्मेवारी सहित हमारे कार्य करने का, हमारे वहन का तरीका होता है, वैसा हमारी जिम्मेवारी क्या है ये ना समझे बिना हम मीटू वाले आंदोलन चलाते। मतलब महिला की स्वतंत्रता का हम मतलब क्या समझाते हैं कि पुरुषों जैसे कपड़े पहनना, पुरुषों जैसे आचरण करना, पुरुषों जैसी गाली बकना, पुरुषों जैसे शौक करना, पुरुषों जैसे बिहेव करना, पुरुष रात दिन कभी भी घूमते रहते, किसी की चिंता नहीं करते, वैसा करना। ये स्वतंत्रता कैसी हो सकती है? क्यों? क्योंकि समाज में क्या चल रहा है, समाज कितना सिक्योर्ड है, इनसिक्योर्ड है, इसका आकलन किए बिना अगर मेरी बेटी मुझे कहती है कि मैं रात में 11 बजे जाऊंगी और 2 बजे के बाद वापस आऊंगी रात में, तो मुझे उसको ये बोलना पड़ेगा कि बेटा, समाज में इस वक्त ऐसा माहौल नहीं है कि आप ये स्वतंत्रता उपभोग सकती हो, और फिर भी आप करना चाहती हो, तो उसके होने वाले परिणामों की जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। और वो जिम्मेवारी आप लेने को अगर तैयार हो, तो ये स्वतंत्रता भोगने के लिए आप तैयार हो। मगर आप ड्रेस लेते वक्त, साड़ी लेते वक्त अगर सलाह लेती हो माँ का, बहन का या आपके सहेली का, कोई भी निर्णय के वक्त अगर आप उनकी सलाह लेती हो, और इसलिए सलाह लेती हो कि कल होके ये कपड़ा खराब निकल जाए, ये गाड़ी खराब निकल जाए, तो मैं दोषी नहीं थी, मैंने इससे बोला था, मैंने इससे पूछा था, मैंने इसको कहा था, मैंने पिताजी से भी बोला था, ये एक्सक्यूज नहीं हो सकते स्वतंत्रता में। स्वतंत्रता मतलब जिम्मेवारी है, पूरी जिम्मेवारी होती है, और वो जिम्मेदारी के साथ में अपने काम का वहन करना, जो कर सकता है वही स्वतंत्र हो सकता है। अब इससे आगे का हम देखते हैं कि सभ्यता क्या क्या करती है। तो सभ्यता भरण करती है, पोषण करती है, रहन सहन करती है, खाना खिलाना ये सभ्यता है। खाना ये संस्कृति हो सकती है, कैसे कैसे खाना खाए, किस किस विधि से खाए, ये संस्कृति हो सकती है। सम्मान, चिंता और सुरक्षितता ये सभ्यता का हिस्सा है। हमारी भावना, न्याय, सम्मान, चिंता, सुरक्षितता, प्रेम, ये सभ्यता का हिस्सा है। और संस्कृति क्या करती है? तो भौतिकता में खाने की वैरायटी, मतलब खाद्य संस्कृति हमारी क्या है, हमारी कर्मकांडों की ठगने की संस्कृति क्या है,
हमारी लूटने की संस्कृति क्या है, कैसे लूटा जा सकता है, डरा के कैसे लूटा जाएगा, प्रलोभित कैसे करके लूटा जाएगा, ये हर एक समूह की संस्कृति हो सकती है। मैं ये नहीं बोलता कि ये सब करते हैं, मगर एक एक समूह की ये संस्कृति हो सकती है जिसको वो संस्कृति कहते हैं। क्योंकि ठग होता है या लुटेरा होता है, आपने ऐसे कई जातियां देखी होगी जिनको डाका डालना, हत्या करना ये अपना व्यवसाय लगता है। वो बोलते हैं ये हमारी संस्कृति है। भैया ये संस्कृति कैसी हो सकती है? तो ये सभ्यता में परमिट नहीं है। सभ्यता में सबकी सुरक्षा, सबके जान माल की सुरक्षा वो समूह की जिम्मेवारी होती है। और ये सभ्यता वाले जो संस्कृति वाला पार्ट है, ये मैं, मेरा परिवार, मेरे बेटे, सबसे पहले मैं कैसे सुरक्षित हो जाऊं, मेरा कैसे प्रॉफिट हो जाए, मैं कैसे कुछ कर सकता हूं, इस पे केंद्रित, मैं से केंद्रित होके वो जो आगे बढ़ती है देश तक, वो संस्कृति का हिस्सा है। और देश से होकर जो गुजरती है और मैं तक आती है, वो सभ्यता का हिस्सा है। ये दोनों अलग है। एक तरफ हमारी मातृ संस्कृति की जो माता थी, मैंने पहले ही बताया, माता नैऋत्य थी और पुरुष सत्ताक पद्धति में देवेंद्र था। जो देवेंद्र आपको पता है कि सबकी महिलाओं की सती परीक्षा, जैसे सरकारी सांड छोड़ा है उसको, सब महिलाओं की सती परीक्षा लेने का काम उसको दिया था, सबसे साथ छल कपट करने का काम उसको दिया था। किसी को भी कुछ भी किसी भी तरह से उसकी तपश्चर्या, मतलब उसकी जो निष्ठा है, उसको भंग करने के लिए उसको, महिलाओं को उसके पास में भेजना, उसके तरफ जो भी हो सकता है अन्याय अत्याचार वो सब करना, और उसके माध्यम से अपना सिंहासन मजबूत रखना, ये दो संस्कृतियों का बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ी भिन्नता है। उसके बाद में सभ्य, ये पूर्ण शब्द है। मैं किसी को भी बोलूं कि ये सभ्य आदमी है, मगर संस्कार के लिए कुसंस्कार, सुसंस्कार, ये अलग तरीके से उसको संबोधित भी किया जाता है। क्योंकि सभ्य सभ्य ही होता है, ज्यादा से ज्यादा वो असभ्य होगा। हम हमारे बच्चियों को बताने वक्त क्या बताते, लड़कों को और लड़कों को, कि सभ्यता से बात कर, सभ्यता से बैठ, सभ्यता से कपड़े पहन, सभ्य लगे ऐसा बिहेव कर। संस्कृति में ये सब चीजें नहीं है। सभ्यता का कोई मतलब नहीं है। तुझे जो पसंद हो ऐसे कपड़े पहन, ये फैशन यहाँ चल रही है, वो फैशन के कपड़े पहन, उसमें उसको कोई ये नहीं है, किसी की चिंता नहीं है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हर एक की अपनी कपड़ों की, खान पान की संस्कृति है। कोई हमारे देश में कुत्ता भी खाता है, बिल्ली भी खाता है, चूहा भी खाता है, वो उसकी संस्कृति, वो सभ्यता नहीं है। सभ्यता में ये चीजें मानी नहीं रखती, ये माना नहीं जाता है। मानव जाति का, समग्र मानव जाति का जो चिंता और चिंतन करता है, वो सभ्यता है। और मात्र भौतिक वस्तुओं पर जो चिंतन करता है, संस्कृति ने कभी भी, इसमें विवाद हो सकता है, बहुत सारे लोग इसमें सवाल पूछ सकते हैं, बहुत सारी अपनी अपनी, मगर कभी भी संस्कृति ने किसी भी आपके मानसिक लेवल पर कोई काम नहीं किया है। संस्कृति ने आपके खाली भौतिक लेवल पर काम किया। मानसिक लेवल पर काम करने का मतलब है कर्म कांड, और वो धंधा है। वो आपके ऊपर कोई बात, जैसे हमको सबको समझाया जाता है कि कोई भी मंच को व्यासपीठ बोला जाए। व्यास का मतलब क्या है? जहां विचार हो रहा है उसको विचारपीठ क्यों नहीं कहते हैं? तो क्योंकि वो विचार हमारे जहां होते थे, हमारे जहां गण बैठते थे, हमारे जहां पुरोधा लोग बैठते थे, उसमें विचार ही होता था। वहां व्यास को ही प्रवचन देने के लिए नहीं आते थे। हमारे जो न्याय निवाड़े होते थे, हमारे जो जजमेंट होते थे, वो उस विचार पीठ में बैठ के होते थे। व्यास पीठ में बैठकर न्याय निवाड़े नहीं हो सकते। वहां से मन की बात हो सकती है, लेक्चर हो सकता है, ये नहीं हो सकता। सभ्यता ये श्रमजीवी उत्पादन करने वालों की होती है सभ्यता, नव निर्माण करने वालों की सभ्यता होती, निर्माणी की सभ्यता होती, और उस चीज को लूट कर खाने वाले की संस्कृति होती है, उस चीज का शोषण करने वाले की संस्कृति होती है, उस चीज को गलत ढंग से पेश करना, किसी को भयकंपित करना, किसी को कुछ भी तरीके से उसका शोषण करना या झेरॉक्स प्रति करना। देखो, मेरे दादा ऐसे रहते थे, मैं भी ऐसे रहता हूं, मैं भी ऐसे कपड़े पहनता था, मैं भी ऐसी बातचीत करता था, मैं भी इतने घंटे पूजा करता था, मैं भी ऐसा होम करता था, ये सब, मैं भी ये पोथी पढ़ता था, मैं भी ये कहानियां पढ़ता था, मैं भी ये कथा पढ़ता था, अब आपको भी ये पढ़ना है। ये तो झेरॉक्स प्रिंट हो गई ना।
तो ये जेरॉक्स प्रिंट निकालने का काम संस्कृति का है, सभ्यता का नहीं है। सभ्यता निर्माण का काम है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सभ्यता ये निसर्ग नियमों के साथ चलती है। कभी सभ्यताओं में नेचर के विरोध में कोई काम नहीं होता है। जैसे हमारी जो वास्तविकता होती है, पदार्थ, वस्तुएं, प्राणी और आदमी, ऐसे इसमें सब एक दूसरे के तारतम्य में रहते हैं सिवाय आदमी के। तो सभ्यताओं में आदमी भी नेचर का भी संरक्षण करता है, प्राणियों का भी संरक्षण करता है, हमारी जमीन का भी संरक्षण करता है, बीजों का भी संरक्षण करता है और पूरे समूह का संरक्षण करता है। मगर संस्कृति उसके अपने विकास के लिए, उसके अपने फायदे के लिए, उसके अपनी बात के लिए किसी भी चीज का शोषण कर सकता है। और ये शोषण वाली जो हमें मिली है संस्कृति, इसी से ये कोरोना वायरस जैसे महावायरस हमको समाप्त करने के लिए लगे हैं, सभ्यता को समाप्त करने के लिए लगे हैं, क्योंकि ये शोषण पर और ठगी पर आधारित संस्कृति उसके ऊपर हावी हो गई है। सभ्यता में दोस्त भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते, मगर धोखेबाज नहीं हो सकते। संस्कृति में धोखा देना, पाखंड करना, फ्रॉड करना, ये उसका स्थायी भाव है। आप कई प्रसंगों में देख सकते हो, कितने सारे प्रसंगों में आपके जो नवविधा संस्कार है, जन्म से लेकर मरण तक के जो संस्कार है, मरने के बाद के भी जो संस्कार है, वो संस्कार में क्या होता है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पहले ही वो विरोधाभास इतना करते, इतने ज्ञान देने वाले लोग आते मुझे कि तेरे को समझता नहीं, तेरे को कोई अकल नहीं, तू हिंदू विरोधी है, तू मुस्लिम बन जा, तेरे को मुसलमान होना चाहिए। भैया, मैं यहाँ का, इस देश का, सबको एक्सेप्ट करने वाला, 33 कोटि भगवानों का अस्तित्व मानने वाला, नेचर को समर्पित ऐसा हिंदू हूँ। मैं कट्टर नहीं हूँ। जो हिंदू होगा, बहु भगवानों को मानने वाला कोई भी आदमी कट्टर नहीं होगा। देखो वो मुस्लिम कैसे करते हैं, देखो ईसाई कैसे करते हैं, इसलिए वो मुस्लिम है और मैं हिंदू हूँ। ये काम हमने हमारे इसमें पुरोहित्य का काम जैसे ब्राह्मणों को सौंप दिया है, वैसा उन्होंने काम उनका अपना कर लिया है। कट्टरता ये काम ब्राह्मणों का हो सकता है, क्योंकि उनको उसका धंधा करना है। धंधेबाज अगर कट्टर नहीं होगा तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ये समझने की जरूरत है। हमने पहले ही बताया कि बच्चों को हर बात हम सभ्यता की सिखाते हैं। कपड़े पहनने की बात हो, या भौतिकता की बात हो, या बिहेवियर की बात हो, बड़ों को सम्मान करना, ये भौतिकता है क्या? नहीं। सम्मान ये सभ्यता में सिखाया जाता है। सभ्य तरीके से बात करो, ये किस में सिखाया जाता है? ये सभ्यता में सिखाया जाता है। और कुछ भी बोलो मगर अपना फायदा कर लो, ये किस में सिखाया जाता है? संस्कारों में। संस्कारों में बोली सिखाया जाता है, खाने का सिखाया जाता है, सोचने का सिखाया जाता है, करने का सिखाया जाता है। कारण ये सारे दिखावटी काम है। कपड़े पहनना, खाना दिखाना। देखो, एक खाने की थोड़ी सी बात करता हूँ कि खाना हमारे लिए शरीर का पोषण का एक साधन है। हम रोज जब खाते हैं तो एक दो सब्जी से हमारा काम चल जाता है, मगर जैसा ही उसके संस्कार के तरफ चले जाते हैं तो उसके शादी में 25 सब्जियां थी, मेरे इसमें 30 सब्जियां होनी चाहिए। अब वो पोषण की बात नहीं रही, अब वो दिखाने की बात रही। तो जैसे ही सभ्यता का उपयोग, मतलब मैंने अच्छा जूता, यानी बहुत महंगा जूता खरीद लिया, तो उसको गले में बांधना चाहिए क्या? मगर वो अगर गले में बांध रहा है जूता, वो दूसरा आदमी जिसने महंगा जूता खरीदा था और वो गले में बांध के समझा रहा है कि ये जूता यहीं पहनना चाहिए, तो ये संस्कार और सभ्य संस्कृति ये समझा सकती है और उसका अनुकरण हो सकता है। जैसे हमारे फूड के इसमें कितना हो गया, हमारे जो पुराने फूड थे, आज इस कोरोना के वक्त तो याद आता है कि जो आदिवासी लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनका फ्रेंडली बैक्टीरिया का काउंट 3 लाख से 3.5 लाख तक है। और जो टीन फूड खाते, पैक फूड खाते, बहुत हाइजीनिक है, उनका काउंट 2 लाख से 1.5 लाख तक उतर गया है। अब उनके ऊपर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ये ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको नेचर ने दिया। नेचर के विरोध में आप अगर वर्तन करोगे तो नेचर आपको सबक सिखाए बिना नहीं रहेगा।
गांव का आदमी कोई भूखा न सोए, ये हमारी सभ्यता है। मगर भूखों के ऊपर भी हमको कैसे धंधा कर सकते हैं, भूखा रख के हमारा भय दिखाकर उसका कैसा आर्थिक सामाजिक शोषण कर सकते हैं, ये ट्रिक बताने वाले जो हमारे कर्म कांड है वो हमारे संस्कार हो सकते हैं। सभ्यता में कोई कर्म कांड नहीं होता, सभ्यता में वर्तन होता है, सभ्यता में संबंध होते हैं, सभ्यता में प्यार होता है, सभ्यता में ये सारी चीजें होती है जो मानवीय भावनाओं को टच करती है। मगर संस्कृति में अनुकरण होता है, जेरॉक्स कॉपियां होती है, कर्मकांड होते हैं, जिससे धंधा किया जाए ऐसी सारी चीजें उसमें होती है। सभ्यता ये आत्मसात करने की चीज है और संस्कार ये सिखाने की चीज है, संस्कृति ये सिखाने की चीज है, आत्मसात करने की चीज नहीं है। संस्कार वो सिखाते हैं। और कैसे सिखाते हैं कि देखो वो कैसा रहता है, उसने कौन सी गाड़ी खरीद लिया, वो कैसे पैसे कमा रहा है, करप्शन भी कर। पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि दारू वाले के यहाँ, जुआ वाला, सट्टे वाला, बुरा धंधे करने के वाले के यहाँ ना लड़की देना किसी को पसंद था, ना वहां की लड़की मांगना पसंद था। मगर संस्कारों ने हमारा पतन इतना ज्यादा कर दिया कि पैसा हमारे संस्कार में जब से आ, अब लोगों की लड़कियां मांगी जाती है वो देश के, दुनिया के, जाति के सबसे करप्ट और भ्रष्ट लोग होंगे उनसे ही मांगी जाती है। इतना बड़ा चेंज कितना बड़ा आ गया ये देखिए। सभ्यता में कहीं झूठ का स्थान नहीं है, झूठ वाला कोई बात सभ्यता में नहीं हो सकती। बाप दिखा नहीं तो श्राद्ध कर, ये सभ्यता का पहला वाक्य है। मगर इधर तो सारा झूठ का बोलबाला ही है, क्योंकि दिखावट होगा तो झूठ ही दिखाना पड़ेगा। सच कितना दिखा सकते हो, सच तो जैसा मैं हूं वैसा हूं, उसे आगे नहीं दिखा सकते। उसके बाद में जो सभ्यता होगी वो निर्माण का कार्य करती है, बिल्ड करती है, आपको विकसित करती रहती है। सारी सभ्यताएं ने आपको विकसित किया, उस सभ्यताओं का योगदान रहा आपके इसमें। और उसके विपरीत ये जो हमारी संस्कृति है, ये सेंसेक्स वाली संस्कृति है, जीडीपी वाली संस्कृति है, जिसको 601 सिंबल होता है किंगफिशर का, वो 600 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? ये हमारी जो व्यापार संस्कृति है, हमारी जो यहाँ की संस्कृति है, वो किंगफिशर सिंबल का इतना वैल्यूएशन अप कर देती है। ये टिक है सब, श्रमकारी लोगों के, मेहनतकश लोगों के और किसानों की, निर्माणी का ये शोषण करने वाली जो ट्रिक है वो ट्रिक है कि 600 करोड़ का सिंबल का वैल्यू बना दो, ब्रांड की वैल्यू बना दो, और उस ब्रांड के वैल्यू के साथ में सारे पैसे का शोषण कर लो। एक आदमी जो मेहनत करता है उसके पास में पहनने के कपड़े नहीं होते, और दूसरा आदमी जो होता है जो संस्कृति की बातें बताता है, वो क्या होता है उसके पास में, तो उसके पास में 5 लाख का भी शर्ट हो सकता है क्योंकि वो ब्रांडेड शर्ट है। पेन उसके पास में 10-20 लाख का हो सकता है, वॉच उसके पास में 10-20 लाख की हो सकती है, करोड़ों की मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं सभ्यता में जीना चाहता हूँ। मैं कोई संस्कृति को, किसी बनावटी दिखावटी काम को मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। तो सांस्कृतिक जो कार्य होते हैं वो, उसका निर्माण होता है कथाओं से, कहानियों से, गपोड़ शंखी सी और ढपोड़ शंखी से इसका निर्माण होता है। ये समझने की जरूरत है। आज हमारी सारी सभ्यताएं नाश करने के लिए कुछ धंधेबाज लोग उसके ऊपर संस्कृति का मुलामा चढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। हमारे कुछ लोग नादान होंगे जो नहीं समझते हैं, हमारी किसानी सभ्यता संस्कृति नहीं समझते हैं। उन्होंने फटाके जलाए, 60 जगह आग लगी हमारे देश में। ये हम किसानी सभ्यता का नाश करने वाले हैं, नाश कर रहे हैं। और किसानी सभ्यता इस देश से अगर समाप्त हो जाएगी तो भाई लोगों, ना खाना खिलाने वाला बचेगा, ना अच्छा खाना बचेगा, ना रोग मुक्त शरीर बचेगा, ना आप बचोगे। मैं जब कैंपेन में बोलता था कि 2024 में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, हमारे 82% लोग डिसीज से मरने शुरू हो जाएंगे, वो संकट अभी 2020 में ही आ गया है। इससे अगर बचना है तो हमारी सभ्यता को हमें समझना पड़ेगा, अदरवाइज ये बनावटी संस्कृति हमें खा जाएगी। नमस्कार।
आज कुछ लंबी बात हो गई।